नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने नाव बदल ली है। अब वो मोदी विरोध की नाव में बैठ गए हैं। मोदी की नाव में सिर्फ उन्हीं की पार्टी बीजेपी के 303 सांसद हैं। नीतीश की नाव में उनकी पार्टी के सिर्फ 16 सांसद हैं। ये आज की तस्वीर है। 2024 की तस्वीर के लिए नीतीश एंड पार्टी 40 सांसदों को टारगेट कर रही है। आजकल लल्लन सिंह नीतीश के सबसे खास हैं। उन्होंने मोदी को हटाने का जो फॉर्मूला बताया है उसमें सिर्फ 40 सांसदों की जरूरत है। यह कौन सा गणित है, आज इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले लल्लन सिंह को सुन लीजिए। हजार 24 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिएगा। अरे भाई, 2024 का हम किसी को उखाड़ेंगे काहे के लिए? ना हम लोग उखाड़ते हैं ना किसी को फेंकते हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की जरूरत है, और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से हम लोग 40 उनका घटाएंगे। जनता दल यूनाइटेड बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। सबसे कम विधायक होने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार हैं। नीतीश बाबू बोलते नहीं हैं, लेकिन अब वो पीएम बनने की सोच रहे हैं। मीडिया वाले पूछते हैं तो 2 तरह की बातें करते हैं। एक तरफ ये कि हमारी प्रधानमंत्री पद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। थोड़ी देर बाद कह देते हैं कि फोन बहुत आ रहे हैं। ये बयान भी सुनिए। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। तो नीतीश कुमार से आज ये सवाल भी पूछा गया कि आपका बीजेपी से मनमुटाव क्यों है। जवाब में उन्होंने 2019 से लेकर आरसीपी सिंह तक का पूरा वाक्य बता दिया। नीतीश कहते हैं कि बिहार में हमारे 16 सांसद जीते थे, बीजेपी के 17। बीजेपी ने 5 मंत्री बनाए, हमारे लिए एक कोटा फिक्स कर दिया। जिस एक को बनाया था वो भी आरसीपी सिंह, जीते जेडीयू से थे, बोली बीजेपी के बोलने लगे थे। उनका भी 17, हमारा भी 16, और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का। हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए, तो हमरा 1 गो बनाइएगा, अपना 5 गो बनाइएगा, और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा। तो हम लोगों ने उसी समय तय कर दिया था कि ना, अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं है, हम नहीं किए। तो एक अलग फॉर्मूला अब बिहार से निकलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 40 सीटें कम करने की बात कही जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पी अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, निखिल मंडल, प्रवक्ता जेडीयू, अजय आलोक, राजनीतिक विशेषज्ञ, और योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का इंडिया टीवी पर। सबसे पहले निखिल मंडल जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो फॉर्मूला अब आपके नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, क्या गणित आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 40 सीट कम करके आप हरा सकते हैं बीजेपी को? नहीं, देखिए इसमें गणित क्या है, ये तो नंबर गेम है, और सभी समझते हैं कि क्या नंबर गेम, कितने नंबर गेम के तहत आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। नेचुरली जो फैक्ट है कि 303 पे, 302 पे हैं, 303 पे हैं ये लोग, 303 पे, और जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए नंबर चाहिए वो 272 चाहिए। ऑब्वियसली कि अगर आप 40 सीट्स कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और जो झारखंड, बिहार
और बंगाल की जो राजनीति है और हाल फिलहाल में भी जो राजनीतिक परिदृश्य जो दिखा है, तो नेचुरली हम देखते हैं एक नेचुरल वे में कि आने वाला जो समय होगा 2024 का वो और भी कठिन होगा। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बगल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आज जो बीजेपी की स्थिति है लोकसभा में, तो वो एक्सट्रीम पे है, मैक्सिमम पे है। हमें नहीं लगता कि उस मैक्सिमम से भी अधिक या उसको उस पे वो कंसंट्रेट करते हुए वहां तक भी रह पाएगी। नेचुरली चीजें को आप 5 साल तक चलाते हैं, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है और आप घटते ही हैं। तो हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और बगल का स्टेट यूपी, इन सबको मिलाकर के चीजें और घटेगी ही, और जब वो घटेंगे तो नंबर गेम का गेम है और ये नेचुरली वो फिर जाके गवर्नमेंट में उन्हें परेशानी होगी। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आप दे रहे हैं के शर्मा जी, इतना सिंपल फॉर्मूला दिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि 40 सीटें आपकी कम हो जाएंगी और आप 2024 में बड़ी मुश्किल से अब सत्ता में काबिज हो पाएंगे? प्राची जी, ख्वाब देखने में क्या बुरा है। अब जेडीयू के प्रवक्ता अब वहाँ पर बैठे हैं, उनके पास कोई जवाब है नहीं आज के समय में। उनकी अपने नेतृत्व की कोई विश्वसनीयता समझ में उनको आ नहीं रही है कि कैसे बचाएं। 3 दिनों तक नीतीश कुमार चुप्पी साध के बैठे रहे। जब देखा कि जनता में जो है पूरा परसेप्शन ही चेंज है, तो आज खुल के बाहर आ गए। पहले तो कहते थे मेरे नेता बोल लेंगे, अब उनको सामने आना पड़ रहा है। तो घर पे बैठ के आप गणित लगाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। घर में आप टेबल कुर्सी में बैठ जाइए, थाली का लेके कई कटोरी में अपना भरते रहिए कि यहाँ से हम सब्जी कम करेंगे, वहाँ से दाल कम करेंगे। ये सब नहीं होता है। राजनीति जो है जमीन पर आकर लड़ना पड़ता है और जमीन पर आकर काम करना पड़ता है। अभी एक दे रहे थे, अपनी बातों में इनको समझ नहीं आया। इन्होंने कहा कि जब 5 साल सरकार चलती है तो फिर उसका जो है वो घट जाता है और फिर उसकी सीट घट जाती है। हमने तो जो सामने समीकरण, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला आपके जनाब प्राची जी। निखिल जी, एक सेकंड, बात कंप्लीट करने दीजिए ना, अभी तो पहला कमेंट ले रही हूँ सर। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 5 साल सरकार चलती है तो फिर उसकी सीटें कम हो जाती हैं। हमने तो जो प्रयोग देखे कि 2014 में हम 282 सीट पे थे और 2019 में 303 सीट पर आ गए, केवल बीजेपी की सीटें। तो आई आपके तो यही एनालिसिस गलत है, जमीनी आकलन ही आपका सही नहीं है। अरे भाई, अब सुन लीजिए आप शांति से, मैं तो बीच में नहीं बोला था ना। परफॉर्मेंस की बात है तो यूपी एक जगह राज्य में कुछ कम होता है, दूसरे में जीतते भी तो है ना। यही पश्चिम बंगाल था जहां हमारे पास 3 सीटें हुआ करती थी। लोकसभा का जब चुनाव आया तो हम वहां 18 सीट जीते। जब यही तेलंगाना जहां हमारे पास 1 विधानसभा की सीट होती थी, लोकसभा का चुनाव आया तो हम 4 लोकसभा की सीटें वहां पर जीते। तो आपका आकलन जो है जमीन पे बैठ के सोचिए ना। ख्वाब देखिए, अच्छी बात है, नीतीश जी भी बहुत ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि अब वो अपनी राजनीति के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उनके सामने कोई भविष्य है नहीं। क्योंकि उनको पता हो गया कि वो उपराष्ट्रपति बन नहीं सकते जब तक उनकी उम्र 76 से ऊपर होगी। वो 40 सीटों का गणित बता रही है और के शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सपने हैं और सपने कभी पूरे नहीं होते। हम योगेंद्र यादव जी, आपका भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें आप बता रहे थे कि 2024 की जो राहें हैं वो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिहाज से। आप अपने समीकरण जरा समझाइए, आपको क्यों मुश्किलें नजर आ रही हैं बीजेपी की राह में? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव के परिणाम कोई टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के बहसों से तय हो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ हम ज्यादा ऊंचा बोल दें तो किसी पार्टी की सीट बढ़ नहीं जाएंगे, नीचा बोल दें तो किसी पार्टी की सीट घट नहीं जाएंगे। मगर आप एक शुरुआती कयास लगा सकते हैं कि बेस लाइन इस वक्त क्या है। मैंने उस लेख के अंदर यही कहा है कि बिहार में ये जो सत्ता पलट हुआ है, इसकी नैतिकता पे कितनी बात करेंगे वो हम बाद में सोच लेंगे, और जो नैतिकता की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की भी बात करें, फिर गुजरात, गोवा की भी, मणिपुर की, सबकी बात करें। अगर केवल गणित की बात करें तो गणित में कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि बिहार में अगर बीजेपी को पिछली बार बीजेपी और सहयोगी जेडीयू और लोजपा को मिला के 40 में से 39 सीट आए थे, और अब जो समीकरण बन रहा है उनमें 10 तक पहुंचना बीजेपी लोजपा के लिए भारी पड़ जाएगा। 30 सीट का नुकसान है, और 30 सीट के नुकसान से बीजेपी को रिकवर करने में काफी कठिनाई होगी। मैंने जो अपने उस लेख में कहा है, मैंने पूरे देश का परिदृश्य रखा है, केवल बिहार का नहीं। अगर आप देश का परिदृश्य देखें तो देश को मुख्य तौर पे 3 चुनावी हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक पट्टी है जो बंगाल से चलती है, केरला तक आती है, उसमें कुछ और राज्य हैं। ये राज्य हैं जहां बीजेपी डोमिनेंट है ही नहीं।
इन राज्यों में पिछली बार बीजेपी को 36 सीट आए थे 190 में से, ठीक। और इस बार 25 भी आने कठिन हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल में इनकी पिछली बार 18 थी, इस बार तो 5 भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी पट्टी है बिल्कुल जो बाईं तरफ आप देख लीजिए, जो हिंदी पट्टी कहलाती है मुख्यतः, उसमें से अभी बिहार झारखंड को छोड़ दीजिए, गुजरात जोड़ दीजिए उसमें। इस पट्टी में 200 सीट, यहां बीजेपी के पास 180 थी। अब 180 का मैं समझता हूं, अगर छोटी मोटी जैसे हरियाणा के अंदर काफी स्थिति बदली है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में दूसरों में अगर कुछ कुछ स्थिति उसकी कमजोर हुई है, ये मानते हुए, और कोई ड्रामेटिक परिवर्तन मैं नहीं मान रहा, तो आप समझिए कि वो थोड़ा सा कम हो। असली खेल इसलिए जो बीच की पट्टी आ जाती है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार, यहां जो बदलाव है ये बहुत निर्णायक है। शर्मा जी, तो मैंने उसके आधार पर सिर्फ इतना ही बात कही है कि अगर आप बिल्कुल सामान्य गणित करें तो बीजेपी इस वक्त 250 से ऊपर जाती, 235, 250 ये आप सामान्य सा गणित बता रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हंसी सपने हैं जो पूरे नहीं होने वाले हैं। के शर्मा जी, मैं आपसे जवाब लूं, मेरे दो और मेहमान हैं, जरा प्रतिक्रिया दे दूं, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। छोटी सी प्रतिक्रिया मैं बिल्कुल दे देता हूं। मैं देखिए, भविष्यवक्ता होना ये सबके अपने मन की बात है, कोई भी बन सकता है। वो भविष्यवक्ता की तरह 180 सीट है तो अब घट जाके इतना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ये अब काम जो है एक राजनीतिक विश्लेषक और भविष्यवक्ता के रूप में 1.5 साल के लिए काम मिल गया है। ये वही लोग हैं जो कभी ये कहते थे कि हम पिच तैयार करते हैं, रोलर चलाते हैं, पिच तैयार करते हैं, फिर थोड़ा टेढ़ा करते हैं। बॉलिंग करना हमारा काम नहीं है, बॉलिंग तो राजनीतिक दलों को करना है, और वो लोग आउट करें, उसको बोल्ड आउट करें, ये उनका काम है। तो उस समय वो एक्टिविस्ट होते हैं, और अब वो भविष्यवक्ता बन के 1.5 साल तक इसी तरह टीवी चैनलों में सामान्य से गणित बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गणित नहीं है, ये झूठ का गणित है कि आप अपने पास ही बैठ के अपने मन से गणना कर लें। आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, आप मीडिया पर्सन तो आप स्वतंत्र हैं, पर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जाहिर सी बात है के शर्मा जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मेरे दो और मेहमान हैं, उनको भी चर्चा में ले आऊं। कांग्रेस की भूमिका क्या है ये समझूं उससे पहले अजय आलोक जी, ये जो शुरुआत बिहार से हुई है, या जिस तरीके के दावे, जिस तरीके के बयान अब दिए जा रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले? 2024 के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? किसको नुकसान, किसको फायदा? देखिए प्राची जी, चुनाव अब जब 24 में होंगे और ये गठबंधन जब टूट गया है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी विरोधी एक दूसरे की तारीफ तो करेगा नहीं, और वो भी परसेप्शन बनाने की कोशिश करेगा दोनों तरफ से कि हम भारी हैं, हम भारी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो 2014 के बाद 19 में सीट क्यों बढ़ी? क्योंकि नेता की क्रेडिबिलिटी थी, प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी थी, और प्राइम मिनिस्टर के नाम पे पूरा चुनाव हुआ, इसलिए सीटें बढ़ गई। कई सारे राज्य ऐसे थे जहां पे क्लीन स्वीप हुआ, कई सारे राज्य ऐसे थे जहां पे एक भी सीट आने की जरूरत उम्मीद नहीं थी, वहां 18 सीट आ गए। बिहार जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ। अब 2014 में मैं चूंकि पार्ट ऑफ जेडीयू था, मुझे पता है, हम अकेले लड़े 38 सीट पे, 2 सीटों पे जीते, लेकिन 136 सीटों पे हमारी जमानत जब्त हो गई थी। ये भी सच्चाई है। 142 सीटों पे हमें 25% से कम वोट आया था, ये भी सच्चाई है। तो 24 तक ऊंट किस करवट बदलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है, जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, जिस क्रेडिबिलिटी पे चुनाव लड़ा जाएगा, जनता उसको देखेगी। यहां सामने रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और मे भी दूसरी तरफ से अगर मान लीजिए नीतीश जी सामने आ जाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी कौन सी बची? क्रेडिबिलिटी बची कहां? किस नेता के पास क्रेडिबिलिटी है जो सामने लड़ेगा चुनाव? चुनाव सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं लड़ा जाता है ना, देश के इमोशंस पे चुनाव होता है, और वो इमोशंस उनकी छवि पे होता है, वो इमोशन उनके काम पे होता है, वो इमोशन उनके परफॉर्मेंस पे होता है। वो हर परफॉर्मेंस में, किसी भी पायरे में, किसी पैरामीटर्स में नरेंद्र मोदी जी को भी कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है। ये बात खुद नीतीश जी ने कही थी 2017 में कि दूर दूर तक उनके कंपैरिजन में मुझे कोई नहीं दिखता है। आज दिखने लगा है, क्योंकि स्वाभाविक है, जब विरोधी होंगे तो दिखेगा ही ना। तो चलिए हम लोग भी देखेंगे 24 में क्या होता है। अभी उसके बारे में कुछ भी करना बहुत प्रीमेच्योर है। दूसरा कि 40 सीटें हरा के बीजेपी का काम नहीं होगा। भाई अगर आप कैलकुलेशन करें, झारखंड की 14 में से 13 सीटें भी बीजेपी जीती हुई है, 16 बिहार में है, 16, 13, 29 हो गए, और 18 बंगाल में है। ठीक, 47 सीटें अभी जीती हुई है बीजेपी। टोटल सीटें हैं तीनों राज्यों को मिला दीजिए तो 48, 40, 88 और 14, 102। तो ऑलरेडी बीजेपी यहां पे तो 60 सीट हार के चल रही है, तो फिर और 40 हरा दीजिएगा, क्या बीजेपी 4 ही सीट पे रह जाएगी?
क्या फालतू का गणित है ये गणित जो है, ये गणित लगाया जा रहा है 40 सीटों का, लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि चेहरा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता शिल्पी अरोड़ा जी बैठी हुई हैं। शिल्पी जी, अब कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे में किए जाए चाहे इनडायरेक्ट वे में किए जाए, विपक्षी एकता की बात की जा रही है, तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी दावेदारी छोड़ देंगे, राहुल गांधी क्षेत्रीय दल के नेता को आगे आने देंगे? देखिए प्राची, इट्स टू प्रीमैच्योर टू से, इस बात पे अभी बहुत जल्दी है। जब पूरी अपोजिशन यूनाइटेड होगी, सब एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, तो सभी लोग मिलकर इस पे निर्णय करेंगे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि दिन बर दिन भाजपा की स्थिति खराब होती जा रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो इंटरनेशनल जो डॉलर और करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी की हम बात करें, डॉलर और पाउंड की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम किसानों के शोषण की बात करें, चाहे हम महिलाओं के शोषण की बात करें, भाजपा की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। बिल्कुल जनता एक चेंज चाहती है, लेकिन अभी बहुत प्रीमैच्योर है। दिन पर दिन जो इनकी गवर्नेंस है, जो आई वुड से बैड गवर्नेंस, जिस गुजरात मॉडल की बात करके आए थे, वो गुजरात में और पूरे देश में वो मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। इस समय ये कमेंट करना कि राहुल जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, बिल्कुल कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कांग्रेस इज गोइंग टू बी द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी होगी इस अपोजिशन की, और सभी दल अगर मिलकर लड़ते हैं। आपने देखा कि वोट शेयर की अगर हम बात करें 2019 में लगभग 41% का वोट शेयर है, दैट मीन 60% लोगों ने बीजेपी को नहीं चुना। तो अगर हम उन आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल जनता एक परिवर्तन चाहती है। हमारे युवा जिनको आंदोलन शिल्पी अरोड़ा जी, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि पीएम के चुनाव के लिए चेहरा भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नीतीश कुमार कह रहे हैं उनके पास बहुत फोन आ रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की वो बात कर रहे हैं, इसीलिए फिर चेहरे पर भी चर्चा करनी होगी ना, क्योंकि प्रोजेक्शन तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जब आते हैं तभी प्रोजेक्शन शुरू होता है। नहीं, हम लोग कोई इसमें बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बहुत टॉल लीडर हैं, ममता बनर्जी बहुत टॉल लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी की अपनी ये है, जब सभी नेता एक छत के नीचे बैठ के मीटिंग करेंगे तब उस पर तय होगा। लेकिन कांग्रेस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और कांग्रेस एक मेन लीड रोल प्ले करने वाली है इस अपोजिशन के जो यूनाइटेड होने में। और बिल्कुल परिवर्तन की लहर है, धीरे धीरे ये जो परिवर्तन, भारत छोड़ो आंदोलन के दिन ये परिवर्तन बिहार में आया है। उन्होंने, बिहार के लोगों ने कहा है कि बीजेपी आप कह रही हैं कि अगर ये गठबंधन बनता है, विपक्ष एक होता है, तो इसमें की भूमिका में रहेगी कांग्रेस, स्पाइनल कॉर्ड की तरह काम करेगी कांग्रेस। अब निखिल जी, आप जरा इस बात का जवाब दीजिए। कह रहे हैं बिल्कुल नीतीश कुमार के उनके पास बहुत फोन आ रहे हैं, विपक्षी एकता की वो बात कर रहे हैं, किसके फोन आ रहे हैं और किस एकता की बात हो रही है? एक तरफ कह रहे हैं कि पीएम के लिए उन्हें आगे नहीं बढ़ना है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, दूसरी तरफ फोन का जिक्र वो कर दे रहे हैं। देखिए, जेडीयू ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय दल के नेता होते हुए भी उनकी राष्ट्रीय छवि है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और पीएम मटेरियल के तौर पे अगर मुझसे आज भी पूछेंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, वो पीएम मटेरियल हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि पीएम मटेरियल और पीएम कैंडिडेट होना दो अलग अलग बात है। और जहां तक जो फोन कॉल्स की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो अभी जो राजनीति जो घटित हुई है बिहार में, उसके बाद हमारा ये कहना है कि जैसे ही सरकार फॉर्म होगा, उसके बाद जितने भी ऑपोजिशन है देश भर में, उन सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करेंगे और कोशिश करेंगे, और म्यूचुअली हम लोग एक कंसिडर तो करेंगे कि कोई एक कैंडिडेट सामने हो। एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार हुआ है निखिल जी, किसके फोन आ रहे हैं, कौन से प्रमुख विपक्षी दल हैं? नहीं, ये मैं अभी टीवी के डिबेट के माध्यम से ये मैं नहीं कह सकता कि कौन कौन से प्रमुख दल हैं, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद बात कर रहे हैं, उनकी बातों को मैं आपके समक्ष इस तरह से टीवी पे नहीं रख सकता। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़े बदलाव की और ये बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है उसने संकेत दिया है, और इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा, ये तय है। एक और मैं बात कहना चाहूंगा बस छोटी सी, कि जो कहा जा रहा है कि ठीक है नीतीश जी बनाम अगर मोदी जी की बात और मोदी जी का टॉल फिगर है, तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे, और फील गुड फैक्टर और इंडिया साइनिंग के तहत 2004 का चुनाव भी सबको याद है। एक तरफ इतने टॉल फिगर के साथ अटल जी, और उसके अगेंस्ट में कांग्रेस जिस समय
उनकी बुरी स्थिति थी, लेकिन और चेहरा भी नहीं था, लेकिन फिर भी जनता ने वो मैंडेट कांग्रेस को दिया था। तो अगर आप जनता को परेशान करेंगे, जनता आपसे परेशान रहेगी, तो किसी चेहरे की भी जरूरत नहीं होती। आपके पार्टी को अगर खारिज करना होगा तो देश भर की जनता मंडल जी, आपके जिस 40 के फॉर्मूले को आप लेकर चल रहे हैं, के शर्मा जी तो उसे खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं पर अगर सीट घटेंगी तो कहीं पर बढ़ेंगी भी तो ना। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अभी से होमवर्क नहीं कर रही है। के शर्मा जी, इतनी मुश्किलें क्या पैदा हो जाएंगी अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो? पहले तो निखिल जी अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लें कि 2004 में जो मैंडेट हुआ था वो उस समय गठबंधन की सरकार थी, और सीटों में कांग्रेस और एनडीए के गठबंधन और यूपीए के गठबंधन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, वहाँ 4-5 सीटों का ही डिफरेंसेस था। तो वो और उस समय एक बार सुन लीजिए, शांति से सुनिए न बातों को, इतनी ताले मत रहिए। हाँ, नहीं मैं इसलिए आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आप फिगर गलत यानी आप उसको संकेत नहीं, मैं फिगर गलत नहीं हो रहा, प्रूव कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब रही बात कि अभी कांग्रेस की एक प्रवक्ता कर रही थी, निश्चित तौर से प्राची जी ये रहना चाहिए, बिल्कुल विश्वास रहना चाहिए कि गठबंधन बनेगा या बनेगा, लेकिन इतिहास क्या कहता है, पीछे घटनाक्रम पर भी विचार करना चाहिए। 2014 से पहले भी हमने विपक्षी एकता देखी इस देश में, बहुत जोर शोर से लोगों ने हाथ मिलाए, ये हुए, अंत में क्या हुआ, कोई गठबंधन नहीं बना और सब वैसे बिखरे बिखरे लड़े। 2017 का आपको याद होगा कर्नाटका, बहुत से लोग वहाँ एक मंच पे इकट्ठे हुए, ऐसे जो कि मैंने यदि कहावत में कहूँ तो सांप सचुंदर की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी वहाँ पर खड़े हुए, और हाथ पे हाथ मिला के 17-18 लोगों ने एकदम नारे लगाए, और ऐसा लगा कि पूरा जो है विपक्ष एक हो गया, सब हो गया। देखते देखते उसके बाद आया 2019 में कलकत्ता में भी सब इकट्ठे हुए और फिर उसी तरह से नारे लगे, पर हुआ क्या? हुआ यही कि ना कोई नेता बना, ना कोई गठबंधन बना, ना कुछ। कारण ये है कि और आज भी यही स्थिति है। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, कांग्रेस के नेता ही आज एक बयान दिए हैं नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने कहा है कि क्या भरोसा नीतीश कुमार का, कल खुदा न खास्ता 2024 में ये बन भी जाए तो कल ही ये पलट के ना भाजपा के साथ चले जाएं, इनकी कोई विश्वसनीयता है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? तो वे कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आज ही ममता बनर्जी जी के यहाँ से उनका बयान आया है कि भैया ये तो हमारी कॉपीराइट है, हम चाहते थे, हम तो ममता जी हैं। इधर चंद्रशेखर राव अपनी जो पीठ ठोक रहे हैं, वहाँ एक नहीं, यहाँ राहुल गांधी भी हैं, यहाँ तमाम लोग हैं। जैसा अभी ये कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी तो हम ही हैं, तो हम ही मेन होंगे। तो अभी पहले आपस में समन्वय रखे, एक गठबंधन तो बने। अभी तक तो 8 सालों में हमने कोई गठबंधन का स्वरूप देखा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ विपक्षी दलों की हालत हुई है जैसे एक जार में बंद कछुओं की होती है, एक कोई ऊपर चढ़ता है, दूसरे जो उसका टांग खींच के। इसीलिए आप चुनौती नहीं मान रहे हैं विपक्ष की एकजुटता को? उसका रीजन है, उसका चुनाव। मैं एक बात कह दूं प्राची जी, कोई भी चुनाव हल्का नहीं लेते हम, किसी भी चुनाव को हम कमजोर नहीं समझते। हम चुनाव को पूरे मद्देनजर, पूरी मेहनत और पूरे संघर्ष से लड़ते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ते हैं, और विपक्ष की हर रणनीति पर नजर रख के लड़ते हैं। तो हम इसको किसी को कमजोर नहीं, लेकिन इतना तो जरूर हम चाहते हैं, इतना हम जरूर चाहते हैं कि जो भी हो वो उस पर हमारी कड़ी नजर हो, उसकी हम प्रतिक्रिया भी दें। ठीक है, आपकी नजर है विपक्ष के एक मूव पर, क्योंकि 2024 का सवाल है, लेकिन फिलहाल आप कोई बहुत बड़ी चुनौती उसको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि नेता एक ही पेज पर नहीं आ पाते हैं। योगेंद्र, एक बात क्या समाप्त करूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना सा सलाह देता हूं मात्र कि पहले आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए। 2 साल हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, विपक्षी एकता और उसके नेता की तो बात में छोड़िए। चलिए शिल्पी अरोड़ा जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए इस पर, छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं योगेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए, इनको इतना आत्मविश्वास होना ठीक है, लेकिन अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। जनता चुनाव में वोट डालेगी, जनता सरकार चुनेगी, जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जनता की भावनाओं के साथ नहीं, विपक्ष पे नजर रखकर, विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड डालकर उसे कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं। जनता ये सब देख रही है और वक्त आने पर जनता इनका जरूर जवाब देगी। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंट नजर आ जाते हैं क्योंकि 2019 में भी यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन 2019 में रिजल्ट बड़े उलट आए थे विपक्ष के लिहाज से। खैर योगेंद्र जी, अब आप जिस समीकरण का आप जिक्र कर रहे थे, अजय आलोक जी ने उस बात का जवाब भी दिया और बताया कि ये जो पीएम का चुनाव है ये इतना आसान चुनाव नहीं है, और ये जो 2024 के चुनाव है अभी बहुत वक्त है इसमें, ये गठबंधन कितना आगे चलेगा अभी तो यही देखना होगा। ऐसे में अगर कुछ सीटें आप कम भी कर दीजिए उन स्टेट्स में जहां पर बीजेपी वीक हो रही है, बाकी स्टेट्स में तो गेन कर सकती है ना?
जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि अभी यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ के अगले 1.5 साल कैसी लहर चलेगी, किसके पक्ष में जनमत झुकेगा बढ़ेगा, ये सब फैसला हम नहीं कर सकते। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के केवल एक बेस लाइन देख सकते हैं कि शुरुआती तौर पे जब दौड़ शुरू होगी कौन कितने पानी में होगा। बिहार के बारे में आप देखिए, बिहार में सब पार्टियों का हमें पता है कि उनका ब्रॉड वोट शेयर कितना है। हर बार कभी उससे 2% ऊपर हो जाते हैं, 4% ऊपर हो जाते हैं, 2-3% नीचे चले आते हैं। अगर आप उस दृष्टि से देखें तो जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, इन चारों का वोट मिला के कम से कम 45% बैठता है। आप पिछले 3-4 जितने भी चुनाव हैं उन सबको देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि 45 आएगा, हो सकता है 48 आ जाए, हो सकता है 42 रह जाए, 41 रह जाए, ये सब अगले 20 महीने में तय होगा। लेकिन शुरुआती तौर पे वो जब दौड़ शुरू करेंगे वो 45 के मार्क से शुरू करेंगे, और बीजेपी और लोजपा और साथ में मैं समझता हूं 2-4 छोटे मोटों को वो भी पकड़ लेंगे। उनका शुरुआती बिंदु होगा 35%। तो ये 45 बनाम 35 की रेस होगी। हो सकता है इसमें 35 वाला भी 39-40 तक पहुंच जाए, 45 वाला 40 तक नीचे उतर आए। हो सकता है 45 वाला 48 पे चला जाए और 35 वाला सिर्फ 31-32 पे रह जाए। शुरुआत में कम से कम जो महागठबंधन है उसका पलड़ा भारी है, इस बात से आप किसी तरह से इनकार कर ही नहीं सकते। तो एलिमेंट्री बात है। रही बात बीजेपी की रिकवरी की कि ठीक है बिहार में हम 20-20 सीट हार गए, बाकी जगह हम 30-40 सीट ओवरकम कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कहां है देश में गुंजाइश? बीजेपी की समस्या ये है कि वो सैचुरेट हो चुकी है। राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, महाराष्ट्र में 48 में से 41, ये तो इनकी जेब में है। मध्य प्रदेश की सारी सीट जेब में है। अब बताइए क्या केरला से सीट लेंगे? वहां एक मिल जाए तो बहुत कमाल हो जाएगा बीजेपी के लिए। क्या तमिलनाडु में सीट लेंगे, वहां एक मिल जाए तो फिर कमाल हो जाएगा। लेकिन योगेंद्र यादव जी, जिस गठबंधन के गठन के बाद से ये सुबुगाहट तेज हुई है, कुछ ऐसा ही गठबंधन हमने यूपी में भी देखा था ना, जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए थे। क्या हुआ था उस गठबंधन का हश्र, वो हम सब ने देखा था। जो नतीजे थे वो बिल्कुल विपरीत सामने आए थे। अजय आलोक जी, ये जो ये गठबंधन नया बन गया, आपको लग रहा है कि ये जो विपक्ष पूरी तरीके से जमीन खो चुका था उसके लिए एक कहीं ना कहीं किरण हो गई है जिसके सहारे विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है? 2024 के लिए जमीन तलाशने की कोशिश है? नहीं, स्वाभाविक है, गठबंधन जब किया है तो जमीन तलाशेंगे ही। लेकिन 2015, 2020, 2025 में होगा या 24 में होगा, इसकी गारंटी है योगेंद्र जी को? जमीन पे चीजें कितनी बदली हैं? क्या 2015 के नीतीश कुमार वही हैं जो आज के नीतीश कुमार हैं? उनके परसेप्शन में चेंज नहीं आया है। मैं वही कह रहा हूं ना कि जिसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके परसेप्शन, उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत चुनाव का फैक्टर मजबूत होता है। दूसरी बात, बीजेपी ने हर बार, चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ते गया क्योंकि उसने सीटें कम लड़ी हैं। 112 सीट पे इस बार भी लड़के बीजेपी का वोट शेयर 28% गया। अगर बीजेपी 180 या 200 लड़ेगी तो वोट शेयर कितना जाएगा? परसेंटेज बदलते रहते हैं क्योंकि परसेप्शन बदलता है, और राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन है। इस परसेप्शन को विपक्ष चाहेगा कि हम डेंट पे डेंट करते जाएं। आप कोशिश कीजिए, बीजेपी की तरफ से भी तैयारी होगी कि इस परसेप्शन को हम और मजबूत करें। परसेप्शन किसका कैसा है देश में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आम जनता से योगेंद्र जी निकलेंगे, रोड पे पूछ लेंगे, परसेप्शन पता चल जाएगा। और उसी परसेप्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है वोट करने के लिए। और 24 आते आते 1.5 साल में देश में अभी इतने काम हो जाएंगे कि परसेप्शन बदलते हुए चेंज नहीं लगता है। निखिल मंडल जी, परसेप्शन कैसे बदलेंगे? बड़े ही साफ शब्दों में अजय आलोक जी समझा रहे हैं कि परसेप्शन की ये लड़ाई है, और परसेप्शन में कौन किस पर भारी है ये बताने की जरूरत हमें नहीं है। कैसे बदल पाएंगे परसेप्शन आप लोग? देखिए, 2005 के बाद, अगर बिहार की ही बात करूं मैं, तो 2005 के बाद ये कई बार ऐसा हुआ कि हमने गठबंधन का स्वरूप बदला। ये फैक्ट है, सभी ने देखा भी है। लेकिन परसेप्शन के तौर पे अगर नेता नीतीश कुमार जी की बात की जाए तो उनके क्रेडिबिलिटी पे कभी भी डाउट बिहार की जनता ने नहीं किया। नेतृत्वकर्ता के रूप में पहली पसंद नीतीश कुमार जी ही रहे, चाहे 2005, 10, 15 या 20 हो। हमारे गठबंधन के साथी भले ही बदल गए, लेकिन नेतृत्वकर्ता आज भी नीतीश कुमार जी ही हैं। और जहां तक परसेप्शन की बात है तो परसेप्शन तो बनाया जाता है, और ये फैक्ट है कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स जो हुए हैं, जो 40% वोट मार्जिन को लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और 60% जो रेस्ट है वो डिवाइड हो जाता है।
तो ऑब्वियसली हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहे हैं उसको हम यूनाइट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि वो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और हम कोशिश जरूर करेंगे कि तमाम दलों को, छोटे मोटे दल के साथ, तमाम क्षेत्रीय दल के साथ, कांग्रेस को लीड रूप में आगे रखते हुए हम तमाम सबको साथ बैठे और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बहुत फ्रूटफुल निकलेगा ही। और इतने घमंड के साथ अगर बीजेपी कुछ कह रही है तो हमें खुशी है कि अगर इसी घमंड में रहेंगे तो आने वाला कल जो है इनका नहीं रहेगा। जवाब देना चाह रहे हैं जो अजय आलोक जी आपकी बात का। अजय जी। निखिल भी जानते हैं बहुत अच्छे से, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, कि सबसे बड़ा चैलेंज है इस गठबंधन को 24 तक चलाना। क्यों कितना ऑल्टर्ड ईगो है यहाँ पे। अभी मंत्रिमंडल के डिवीजन, कल आरजेडी के एक विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार इस बार पलटी मारे तो उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जीतन राम मांझी कहते हैं एक नहीं 2 मंत्री चाहिए। आपके लिए तो सबसे बड़ी चैलेंज है कि इस गठबंधन को चलाना है, क्योंकि कैसे कैसे लोग हैं मेरे से अच्छे से पता है, आपको भी पता है। तो 24 तक ये गठबंधन टिकेगा कि नहीं, वो डाउटफुल। 24 के बाद 40 सीटों को बांटिएगा कैसे। कांग्रेस कहेगी हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमको 10 सीट दे दो, कभी नीतीश जी तैयार नहीं होंगे, लालू जी तैयार नहीं होंगे। माले कहेगी हमें 5-6 सीट दे दो, आप कभी तैयार नहीं होइएगा। मांझी कहेगा कि हमको 2 सीट कम से कम चाहिए, आप कभी नहीं तैयार होगा। बटेगा ही नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, फिजिबल ही नहीं है। बताइए निखिल जी, जवाब दीजिए, कितना फिजिबल लग रहा है आपको ये फॉर्मूला, और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि कितनी संभावनाएं हैं कि 2024 तक यही स्वरूप रहेगा बिहार की सरकार का, यही साथी रहेंगे। आर्यू में के शर्मा जी। देखिए, छोटी लड़ाइयों को दरकिनार करके हम बड़ी लड़ाई के लिए एक साथ हुए हैं, और निश्चित रूप से ठीक है, ये परसेप्शन बनाया जा सकता है या कोशिश की जा सकती है, लेकिन तमाम तरह की बातों को करते हुए ही इस गठबंधन में हम दोबारा वापस आए हैं। और हमें यकीन है कि जो देश भर में जो बीजेपी के खिलाफ जो पब्लिक मैंडेट भी आने वाला है, या लोगों की सोच है, चाहे महंगाई का मामला हो या अन्य बहुत सारे मामले हैं जो कि देश को जिस तरह से हिंदुत्व के और मुस्लिम हिंदू के फेज में ला करके डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के पब्लिक भी जो है वो इनसे कहीं ना कहीं परेशान है। तो हमें लगता है कि एक कोशिश, हम ईमानदार कोशिश करने जा रहे हैं, और अभी तो ये बहुत प्री मैच्योर होगा कहना कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, और एवरी डे इज नॉट संडे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये अभी सिर्फ कोशिश मात्र है, लेकिन निखिल जी आप सीटों के फॉर्मूले का जवाब नहीं दे पाए। जो अजय जी ने कहा कि देखिए कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। आपके अपने तमाम किस तरीके का ईगो है पॉलिटिक्स में, हम सब जानते हैं, उन्हें कैसे सेटिस्फाई कीजिएगा 40 सीटों में। के शर्मा जी। 2015 में 2001 सेकेंड लूंगा मैं बस। 2015 में हमने महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा था, और सीटों के डिवीजन करने के बाद ही लड़ा था, और बहुत बेहतर रूप से चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम भी आया था। के शर्मा जी। देखिए, जो योगेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, विश्लेषक हैं, अच्छे विश्लेषक हैं, वर्षों से सुन रहे हैं हम उनको भी, लेकिन आपने उनको उनकी जवाब दिया कि ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में थी बीएसपी और सपा की, और जब आए थे तो यही सब पॉलिटिकल पंडित बैठ के टीवियों में भाजपा का एकदम सुपड़ा साफ करने की बात करते थे टीवी में बैठ के, और यही भ्रम फैलाते रहे। और यही भ्रम की स्थिति अब मैंने शुरू में ही कहा कि अब 1 साल से 1.5 साल बच गए हैं, तो अब इस तरह के भ्रामक प्रचार और ये पॉलिटिकल विश्लेषण होंगे, और ये होना भी चाहिए। इससे हम लोग को थोड़ी सी ऊर्जा भी मिलती है, हमें भी सोचने का अच्छा अवसर मिलता है। जब ऐसे आलोचक होते हैं तो हम लोग को अच्छा अवसर भी है। लेकिन ये भूल गए कि इन्होंने जो क्षेत्रों की बात की, आज तेलंगाना की स्थिति आप देखिए। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी आप जाकर यदि देखें तो सबके, आपको मैं केवल एक जो अनुभव है, अभी मैं वहाँ कुछ सुन रहा हूँ हैदराबाद, तो जो हम अनुभव देख रहे हैं, वहाँ का जो मैसेज देख रहा है कि निश्चित तौर से वहाँ भाजपा जो है चुनाव जीत के आ रही है। कांग्रेस तो करके वहाँ है ही नहीं, नाम ही नहीं है वहाँ, लेकिन टीआरएस उसके अगेंस्ट में एक प्रमुखता से लड़ने वाले हमें, वो भी क्षेत्र है, महाराष्ट्र भी है, ऐसे कई क्षेत्र हैं। लेकिन यही बात करते करते योगेंद्र जी एक चीज़ जो गुजरात और राजस्थान और यहाँ मध्य प्रदेश की बात की है, तो मैं उनको पुनः स्मरण दिला दूं कि 2014 में भी जितनी सीटें थी वही सीट रिपीट हुए थे 2019 में। कहीं 1 सीट कम ज्यादा हुए थे, उससे ज्यादा नहीं, यानी कुछ नहीं हुआ था। उतने ही सीट राजस्थान में हमको मिले थे जितने ही सीट हमको पहले 2014 में मिले थे। 2000 गुजरात में भी वही स्थिति थी, महाराष्ट्र में भी वही स्थिति, सॉरी मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति थी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति थी। अभी हमारे पास और स्थान है योगेंद्र जी, जो अभी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे अपने जो गणित हैं उसके अनुसार हैं। अब आपके अनुसार से तो हम तो 180 सीट में से 60 हार जाएंगे, और यहाँ से 50 हार जाएंगे, वहाँ से 30 हार जाएंगे। अच्छा है,
ये भी आपका सपना अच्छा होगा। के शर्मा जी, उनके पास मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं मुद्दे बहुत है, महंगाई की वजह से जनता परेशान है, जनता का मोह भंग हो रहा है, जनता की बात योगेंद्र जी कर रहे हैं। योगेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं एक शब्द आपसे बोल दूं, केवल मुद्दों के संदर्भ में। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं मुद्दों के संदर्भ में। आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं अपनी बात एंकर को भी नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। आपने शायद किसी और की बात सुनी। योगेंद्र जी मुद्दों की बात तो शायद आप भी कर रहे थे कि जो देश में मुद्दे हैं, महंगाई का एक मुद्दा है, इन चीजों का जिक्र तो आपने भी किया था। खैर, बात करिए पूरी। शायद आप सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ बैठ के ये तय करना कि अगले 1.5 साल में कौन से मुद्दे आएंगे, वो तो हर एक का ख्वाब होगा। ये सब चीजें चलती रहेंगी। जो बात शर्मा जी ने गणित की कही, शर्मा जी बिल्कुल मैं बुनियादी बात कह रहा था, फिर शायद आप समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि राजस्थान में 25 में से 25 तो ऑलरेडी जेब में है, और कितनी आएंगी। ये था ना कि रिकवरी दूसरे राज्यों से हो जाएगी। मैं केवल ये पूछ रहा था, यदि 25 में से 30 सीट आने का कोई गणित आपका हो तो बता दीजिएगा। कहीं गुजरात में 26 में से 40 सीट आपकी आ सकती हो तो बता दीजिएगा। मैं इतना कह रहा था कि एक सैचुरेशन पे पहुंची हुई है बीजेपी एक इलाके में, और जिस इलाके में कुछ नहीं है वहां उसको आना मुश्किल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा तेलंगाना, और आपने ध्यान दिया होगा तेलंगाना का मैंने जिक्र नहीं किया था उन राज्यों में से, क्योंकि केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में तो और बढ़ना असंभव है। तेलंगाना एकमात्र राज्य है, जीत जाएंगे आपका ख्वाब है, लेकिन मैं मान के चलता हूं तेलंगाना एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी के आगे बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन उधर देखिए उड़ीसा में आपके फिसलने की उतनी ही गुंजाइश है, और बंगाल में 18 सीट को छोड़िए 8 या 3-4, आज की स्थिति में तो 3-4 सीट लेना बहुत कठिन है। रियलिटी है। प्राची जी, मुझे जवाब देना है इनका। हंसने से तो खैर उत्तर हो नहीं जाएगा इन चीजों का। जितना घबराहट इन लोगों की है, मैं सिर्फ एक बुनियादी बात कह रहा हूं अभी यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब चीजों पे टीवी डिबेट में सेटल नहीं हो सकता। एक बेसलाइन हम देख सकते हैं, और बेसलाइन सिर्फ ये दिखाती है, चाहे जितना प्रचार हो जाए, चाहे जितने टीवी चैनल अपनी जेब में रख लें, लेकिन 2024 का जो चुनावी गणित है वो फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत कठिन है। जिसका मतलब ये नहीं है कि उनका हारना निश्चित है, जिसका मतलब ये नहीं है कि कोई लहर उनके पक्ष या विपक्ष में तय है, लेकिन ये बहुत कठिन चढ़ाई है, और बीजेपी जितना ऊपर से हंसेगी अंदर से उतना ही घबराएगी। ठीक है योगेंद्र यादव जी, आप कह रहे हैं कि के शर्मा जी घबराए हुए हैं। के शर्मा जी, हंसी घबराहट वाली है क्या? इनका आंतरिक द्वंद्व देखिए, स्वयं क्या कह रहे हैं, खुद में कितने विरोधाभास में योगेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये तो कह रहे हैं ये बेस लाइन है, जो मैं कह रहा हूं ये बेस लाइन है, लेकिन बंगाल में चुनौती के साथ कह रहे कि 8 भी नहीं जीत पाएंगे। अरे कौन से भविष्यवक्ता है जनाब आपने जाके देखा है वहां पे? आप कह सकते थे 2019 में कि हम वहां पर जो है 18 सीट जीतेंगे जी। ये तो कल्पना ही नहीं थी आपकी। एक मिनट सुन लीजिए, अगर आप अपने सांसद से पूछ लीजिए। सुन लीजिए भैया, सांसद छोड़ो यार, आप एक बार जमीन की बात करते हैं, एक बार भविष्य की बात करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, वो मैं समझ रहा हूं, मैं आपका दर्द जानता हूं योगेंद्र जी अच्छे से। दूसरी बात, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि बिहार में हमारी सीटें कम हो जाएंगी इससे? मतलब आप जो है अपना एनालिसिस करें वो तो सही है, आप कोई दूसरा आदि। अच्छा ये बताइए 303 में से हम कहां घटेंगे, कितना घटेंगे? आप हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां नहीं बढ़ेंगे, वहां नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हम भी जानते हैं राजस्थान में 25 से ऊपर सीटें नहीं जाएंगी, लेकिन अन्य भी तो क्षेत्र है, 303 सीट है ना। तो आपने कैसे तय कर लिया कि हम बंगाल में हार रहे हैं? हम 3 से लेकर 18 चले गए। हम जो है बिहार में अपना पहले से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं यही कह रहा हूं, अब आपको 1.5 साल यही काम करना है। अब जो रोलर चला के, पिच बना के, उसको ट्यूस करके, जैसा किसान आंदोलन के समय आप कर रहे थे, ये आपका अपना व्यक्तिगत बयान है कि हमने तो रोलर चलाया, पिच बनाया, बॉलिंग करना हमारा काम नहीं है। बॉलिंग करके बोल्ड करना तो भैया राजनीतिक दलों का काम है। तो वही 1.5 साल आप टीवी चैनलों पर यही करेंगे। ठीक है, जल्दी से। और यही पॉलिटिकल पंडित ठीक है शर्मा जी, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। योगेंद्र जी मुझे लगता है इस बात का जवाब देंगे। योगेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, संक्षिप्त में। हमारे स्कूल के अध्यापक कहा करते थे कि जो बच्चा बहस के अलावा दूसरी चीजों पे बात करना शुरू कर दे, मतलब बेचारे के पास तर्क नहीं। मैंने ऐसा नहीं है, आप गलत तथ्य और तर्क यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको समझाना चाहिए ना थोड़ा सा। ठीक है शर्मा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट जल्दी से।
ये बीजेपी वाले बेचारे सोचते हैं कि एंकर भी यही बन जाएंगे। दोनों नौकरियां मत कीजिए। योगेंद्र जी चलिए आप बंगाल के बारे में इन्हें जानने का समय नहीं मिला। बंगाल में आप अपने पार्टी के एमपी से पूछ लीजिए, मैंने बिल्कुल 200 लोगों की सभा में कहा था कि बीजेपी यदि बंगाल में 20 सीट भी ले आएगी 2019 में, मुझे हैरानी नहीं होगी। और इसी आधार पे आज मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं बंगाल के चुनाव का परिणाम देख चुका हूं, उसके बाद बंगाल से हर रोज जो खबर आ रही है, आप भी अखबार पढ़ते होंगे, मैं भी अखबार पढ़ता हूं। भविष्यवाणी अभी मैं नहीं कर रहा हूं, समय आने पे जरूर कर सकता हूं। ये भविष्यवाणी नहीं है, बेसलाइन है। बेसलाइन बंगाल की आज आपको बहुत नीचे पहुंचाती है, जैसे तेलंगाना की बेसलाइन आपको ऊपर खड़ा करती है, ठीक उसी तरह से बंगाल। ठीक है, देखिए ये तो अब भविष्य ही तय करेगा योगेंद्र जी कि किसकी जो ये बात है वो सच साबित होती है, किसका एनालिसिस सच साबित होता है। लेकिन फिलहाल बात विपक्ष के एकजुट होने की हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।